जय हिंद। जैसा कि अपन एफएलटी कर रहे थे एडिटोरिया के द्वारा जो दिया गया है, तो फुल लेंथ टेस्ट जो है हमने 1 to 6 कंप्लीट कर लिया है। ओके, अभी करेंगे इस वीडियो में हम एफएलटी नंबर 7। अच्छा, आप लोग केजीएस का जो कह रहे हो तो देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो केजीएस का लाएंगे। और अभी देखिए, अभी का समय है ना पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए। जैसे एडिटोरिया का भी देखेंगे, ये टेस्ट सारा क्या बेसिस रहता है, पीवाईक्यू बेस ही रहता है। कुछ क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड लिए जाते हैं एक्स्ट्रा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्या मिल रहा है, पीवाईक्यू ही देखने को मिलेगा। अच्छा, पीवाईक्यू अगर अच्छे से डिटेल में करना हो घटना चक्र के द्वारा, तो मेरे चैनल पर डला हुआ है, मैंने वीडियो बनाया था तो डला है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वाकई जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के इर्द गिर्द से क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं ना, तो उसका डिटेल मिल जाएगा। बस उसमें 70वीं का नहीं है, ठीक है, 70वीं मैंने उसमें मतलब उस घटना चक्र में नहीं था। चलिए इसमें हम देखते हैं। पहले पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जैसे कि पहला स्टेटमेंट है कि वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन, ये दोनों जो मशीनें हैं वो कौन सी बल पे कार्य करती हैं, तो अप केंद्रीय बल पे कार्य करती है, अभिकेंद्रीय पे नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, अप है ना, इससे याद आएगा कि अप केंद्रीय बल पे। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे मटका रहता है ना, ये मान लीजिए मटका है, इसमें ऐसा रहता है, तो मान लीजिए मक्खन निकालने वाली जो वो होती है, एक डंडा लगा हुआ होता है और रस्सी कोई खींच रहा होता है। किधर खींच रहा होता है, बाहर की ओर खींच रहा होता है, तभी जो है ये चलता है, ये वाला जो बीच में है लकड़ी ये, ठीक है। तो इससे ध्यान आ जाएगा कि कभी भी जो अपकेंद्रीय बल है ना, वो हमेशा बाहर की ओर लगता है, सेंटर के बाहर की ओर बल लगाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं आएगा कि वॉशिंग मशीन और दूध का मक्खन जो है अभिकेंद्रीय है या अपकेंद्रीय है। अभी क्या मतलब क्या हो गया, अभी यानी कि भी इसमें आ रहा है ना, तो यानी कि ये केंद्र की ओर लगाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, बाहर की वाला चाहिए, तो अप हो जाएगा, अप माने बाहर, ठीक है। ऐसा करके याद रख लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं अपन। चलिए, तो ये पहला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ अभी केंद्रीय नहीं अप केंद्रीय होना चाहिए था। दूसरा है कि कार या बस वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो जब भी कार हो या साइकिल हो, जो भी मुड़ाते हैं, तब ये वाली कंडीशन तो फॉलो होती ही है ना। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ। इसमें पूछा था कौन सा सही होगा, तो यही सही हो जाएगा। अगला दिया है कि ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण जो है गति के अपकेंद्रीय बल प्रभावी होते हैं क्या। अपकेंद्रीय बल होगा तो दूर भागने लगेंगे ना ग्रह, तो ये नहीं होगा, अभिकेंद्रीय होगा, ठीक है। अब इससे कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपको कि सेंटर की बाहर की ओर अपकेंद्रीय लगेगा, अभिकेंद्रीय सेंटर की अंदर की ओर बल लगाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि अपकेंद्रीय बल सदैव केंद्र की ओर होता है। तो अभी हमने देखा ना कि अपकेंद्रीय बल जो है सेंटर की बाहर की ओर होता है। तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि केंद्र की ओर नहीं, केंद्र के बाहर की ओर लगेगा, ठीक है। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेस्ट अगर लगा रहे हैं चाहे कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो अब ऐसा समय है कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो वो याद होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम में आया तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि कौन सा बल लगेगा, है ना। तो इतनी बार मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला है, और ज्यादा मेरे ख्याल से पीवाईक्यू अभी सबसे बेस्ट है। बस के अचानक आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री गिरने लगता है। तो पिछले बार भी हमने देखा था कि बस जो है अगर दाएं मुड़ती है तो व्यक्ति उसमें बाएं मुड़ता है ना, उल्टा याद रखना है। तो जैसे यहाँ पे क्या दिया कि आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री किधर झुकेगा, तो ध्यान रखिएगा ये पीछे की ओर, आगे है ना तो इसका जस्ट उल्टा कर लीजिएगा, पीछे की ओर झुकेगा वो। क्यों, जड़त्व का नियम जो होता है वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। जैसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेन में बैठा जो व्यक्ति होता है कोई, तो अचानक ट्रेन जो स्टार्ट होती है तो व्यक्ति क्यों जो है झुक जाता है, तो इसलिए झुकता है क्योंकि जड़त्व का नियम होता है। निचला जो बॉडी होता है वो पूरा क्या होता है, स्थिति ले लेता है, अपना गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा जो है गति में नहीं रहता, तो वही बैलेंस करने की कोशिश करता है। न्यूटन का प्रथम लॉ जो है आपका, इसकी वजह से। तो ये इतना ध्यान रखिएगा, अगर नहीं बने फिर भी तो, कि अगर आगे की ओर दिया है तो पीछे की ओर झुकेगा, और अगर बस जो है दाएं मुड़ रही है तो व्यक्ति बाएं मुड़ जाएगा, ठीक है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है, झुक जाएगा। चलिए अगला है, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। तो इसमें देखिए हो जाएगा 0, ठीक है। ये जी बराबर 9.8 वाला ये करके निकालिएगा तो आपका आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि गति को सर्वप्रथम
न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया था। क्या सही कथन बताने हैं। तो ये जैसा कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि न्यूटन जो है न्यूटन नहीं, गति का जो नियम है पहली बार किसने प्रदर्शित किया था, परिभाषित किया था, तो वो गैलीलियो ने किया था, है ना। तो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर अगर आपने लगाया होगा तो सही, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि गैलीलियो होंगे, गैलीलियो। ओके, अगला दिया है आपका कि सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूटन ने 3 लॉ दिए हैं, है ना। तो पहला लॉ क्या है, जड़त्व का नियम है। ओके, दूसरा नियम क्या है, तो F बराबर ma है। और तीसरा क्या है कि इधर से आप अगर जैसे गन चलाते हैं तो पहले पीछे की ओर झटका लगता है ना, तो अगर इधर से आप वॉर करोगे तो इधर से भी वॉर होगा, यानी क्रिया प्रतिक्रिया होगा। ठीक है, तीनों लॉ याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही है। तो सिर्फ 2 सही था आपका, तो केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे ना तो कमेंट सेक्शन में आप बता दिया कीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे है क्वेश्चन कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान घट जाएगा क्या। तो ऐसा लगेगा आपको कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलेंगे तो ठंडा ठंडा वो हो जाएगा, तापमान घट जाएगा। नहीं, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। ये भी बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, उल्टा याद रखिएगा कि वो रेफ्रिजरेटर ठंडा है ना तो वो रूम का तापमान क्या करेगा, बढ़ा देगा, तो ये बढ़ जाता है। ओके, तो ये गलत हो जाएगा। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल का स्तर बढ़ जाएगा क्या। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। जब भी अपन जैसे ग्लास है उसमें बर्फ डालते हैं तो अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो या तो गिर जाएगा, है ना। देखेंगे आप उसी समय, ये नहीं कि बर्फ पिघलेगा तब, बर्फ जो है उसी समय जैसे ही अपन डालते हैं तो वो क्या करता है, ऊपर तैरते रहता है, अपना आयतन घेर लेता है वो। ठीक है, और ये तैरने वाला और डूबने वाला प्रक्रिया किस पे डिपेंड करता है, तो घनत्व पे डिपेंड करता है। जब भी कहा जाए कि बर्फ जो है क्यों ऊपर तैरता है पानी पे, तो उसका घनत्व जो है कम है इसलिए तैरता है। ये ध्यान रखना, जो कम रहेगा वो तैरता रहेगा, उत्प्लावनता का बल जो है ना, आर्किमिडीज का, तो इससे ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा, उसी समय वो घेर लेता है, तो लबालब भरे बिगर गलने के बाद जो है, पिघलने के बाद वो गिरेगा नहीं, वो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिया है सही कौन सा, तो दोनों में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, मतलब कि सही पूछा, हाँ, तो दोनों गलत है ना। इसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे पानी आया है बर्फ का, तो मिट्टी के तेल में अगर बर्फ डालेंगे ना तो वो नीचे चला जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल का जो घनत्व है कम होता है, बर्फ का घनत्व ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जब बर्फ पिघलेगा ना तो वो स्तर जो है गिरेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आप देखेंगे इसमें वोल्ट मीटर, विभवांतर, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और धारा की दिशा, तो दोनों तो सही है। ओम मीटर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधक का होता है ना, विद्युत प्रतिरोधक का होता है, ध्यान रखिएगा, ओम मीटर प्रतिरोधक। और अगर सिर्फ आपका एमीटर हो तो वो किसका हो जाएगा, विद्युत धारा का। यहाँ पे क्या था, ओम मीटर, तो ये किसका हो जाएगा आपको, विद्युत प्रतिरोधकता का, तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ओके, और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को मापता है, तो ये बिल्कुल आपका सही है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। मापक से जो है एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, मापक से वैसे जितने भी घटना चक्र में पूछे गए प्रश्न है वो मैंने वीडियो डाला हुआ है चैनल पे बहुत पहले ही। ठीक है, अगर चाहे तो देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, व्यतिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब जैसा कि दिया है यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी भी रंग की बात की जाए ना तो हमेशा प्रकीर्णन की बात हो रही होगी। ठीक है, और जब भी आपका वस्तु दिखाई देने की बात की जाए तो वो समझ जाइए अपवर्तन की बात हो रही है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा तो बहुत क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। अब यहाँ पे व्यतिकरण का दिया है। ठीक है, ये भी तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है कि पानी का बुलबुला का जो चमकना होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण पे, लाइट ऑफ स्कैटरिंग पे जो है डिपेंड करता है, तो ये भी सही है आपका। जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, तो ये भी सही है। साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, तो ये भी व्यतिकरण को शो करता है।
अब ये जो दिए गए हैं वो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना किस पे डिपेंड करता है, तो प्रकाश के व्यतिकरण पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चारों जो है ये सही है। ओके, तो इस कथन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। जैसे कि पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो नीला और लाल को अगर मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, मैजेंटा कलर मिलेगा, तो ये सही है। नीला, हरा, सफेद तो टील मिलेगा कलर, है ना, हसनी टील, तो ये भी सही है। नीला, लाल, सफेद मिलाएंगे तो मोवे कलर मिलेगा, तो ये भी सही है आपका, है ना। सालनी करके याद रख सकते हैं कि सालनी मोवे ऐसे करके कि ये कलर जो है मिलेगा। इसको टील को ऐसे याद रख सकते हैं हसनी, यानी कि आपका हरा, नीला, सफेद, है ना। और इसका जो हरा नीला दिया है, पीला नहीं होता है, लाल और हरा शायद पीला होता है, पीला यहाँ पे हरा और नीला जब मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलता है हमें, तो ये मिलता है आपको शियान कलर। ठीक है, तो ये गलत था, यही आंसर हो जाएगा, युग्म सुमेलित नहीं है। अगला है कि यदि बांसुरी और सितार पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद यानी अंतर निकालना हो तो कैसे पता करेंगे, तो अंतर का कारण किया जा सकता है, आपको कल ही मैंने सेट लगवाई थी जो पिछली सेट है उसमें, तो ध्वनि की गुणता से, है ना, प्रबलता क्या है, मंद एवं तेज सुनाई देता है उसका, तारत्व क्या है, पतला होना, यानी कि ग्रेव या श्रील होना जो है आपका, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपको तारत्व पे, मोटा पतला होना। जैसे औरतों में जो है तारत्व ज्यादा होता है पिच, तो उनकी वॉइस जो होती है सुरीली होती है ना। चलिए अगला देखते हैं, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो अभी मैंने कहा कि जब भी कलर की, रंग की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, और वस्तु की बात हो तो अपवर्तन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होना। चलिए अगला है कि बैकेलाइट किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से। ओके, अगला है कि कैल्शियम कार्बोइड, है ना, CaC2 पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो ये कौन सी उत्पन्न होती है, एसिटिलीन उत्पन्न होती है। ठीक है, एसिटिलीन के साथ साथ एक और याद रख सकते हैं आप, जैसे कि अगर कैल्शियम और कार्बोइड का अभिक्रिया कराया जाए तो एक और आपका प्राप्त होगा, जैसे कि कैल्शियम, है ना, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ओके, हाइड्रा ऑक्साइड, जैसे ये CaOH2, ठीक है, ये प्राप्त होगा, एक दोनों प्राप्त होगा। एसिटिलीन जैसे वेल्डिंग वगैरह में यूज किया जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका कि बिलियन के बारे में, तो ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिलियन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में क्या कहते हैं, तो उसे बिलियन की सांद्रता कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सही है आपका। किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलेय पदार्थ का, उस विलायक में विलेयता कहते हैं, तो ये भी सही है। इसका एक फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं, जैसे ऐसा कि विलेयन, विलेयता, है ना, विलेयता बराबर आपका हो जाता है विलयन की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा आपका विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपका विलेय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा इंटू 100 विलेयता बराबर होता है। ठीक है, इससे बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। इसका जो है आंसर क्या हो गया था, आंसर था दोनों। चलिए अगला देखते हैं, किस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अवोगाद्रो का नियम। अच्छा, चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम दोनों ऑप्शन में रहता है, तो ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको जरा सा आप लोग देख लेंगे कि बॉयल का नियम क्या है और चार्ल्स का नियम क्या है। जैसे ये भी उत्क्रमानुपाती हो जाता है, इसी से मिलता जुलता है, ताप दाब और आयतन को लेके दोनों का नियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है तो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है ना। तो
द्रव्यमान मैंने कई बार जो है फॉर्मूला बताया भी है, D बराबर P प्लस एन। डी से द्रव्यमान को याद रखेंगे और डीपीएन बोलने में इजी रहता है, इसलिए डी से नहीं डिनोट किया जाता द्रव्यमान को वैसे, लेकिन डीपीएन बोलने में अच्छा रहता है कि द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए अगला है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। तो ये सही है आपका। Al2O3 और ZnO उभय धर्मी ऑक्साइड होते हैं, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर ही है। चलिए अगला देखते हैं। धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अयस्क की जो गर्म करने की प्रक्रिया है उसे हम भर्जन कहते हैं। ठीक है, प्रगलन पिछली बार पूछा था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम तथा जो प्रकृति में सबसे हल्का है? तो जो प्रकृति में सबसे हल्का है वो कौन सा हो जाएगा? लिथियम। ओस्मियम सबसे भारी है और प्लेटिनम सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। चांदी सबसे सुचालक होता है ना। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा टाका के घटक है? तो टाका का घटक क्या हो जाएगा जिसमें सीसा होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, है ना, Sn+Pb सीसा का। इसके बाद ये वाला जैसे दिया है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? तांबा एवं आपका जस्ता, तो ये पीतल का हो जाएगा। जैसा कि अपन याद भी करते हैं पिताजी करके, है ना, ट्रिक है जो आपका पिताजी, यानी कि पीतल में तो से तांबा, जो से जिंक, है ना। इसके बाद हो जाएगा आपको, ये तो हो गया आंसर इसका, ये हो गया आपका पीतल का, और उसके बाद ये हो जाएगा आपको गन मेटल का। ये किसका है? ये है आपका गन मेटल का, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी पूछा जाता है। इसके बाद ये किसका हो जाएगा? तो ये कांसा का हो जाएगा। कांसा को भी याद रख सकते हैं ताटी, यानी कि तांबा एवं टिन, है ना, ताटी से याद रख सकते हैं। चलिए इसका अगला आंसर देखेंगे आप, मतलब क्वेश्चन देखेंगे। इसका आंसर हो गया आपका बी, है ना। अगला है कि प्रोड्यूसर गैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख होता है? तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ही। N2 प्लस आपका हो जाएगा CO, यानी कि नाइट्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला देखते हैं। मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफ्लिज मच्छर इनके भी वाहक होते हैं। तो मलेरिया तो फैलाता ही है, इसके साथ साथ ये क्या फैलाता है? मस्तिष्क ज्वर, और आपका फैलेरिया फैलाता है क्विलेक्स मच्छर जो आपका होता है, क्यूलेक्स। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से जीवाणु जनित पादप है, यानी कि आपका बैक्टीरिया से होता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? धान का अंगमारी रोग, ये सब तो आपके क्या है? ये हो जाएंगे आपको कवक जनित, है ना, कवक जनित रोग होते हैं ये। जैसे आलू का भाभी अंगमारी रोग, बाजरा का स्मट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, ये कवक जनित होते हैं। चलिए अगला है कि मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है, तो कहाँ पे? तो ये हो जाएगा साइनोएट्रियल नोड से, है ना, साइनोएट्रियल नोड से। अगला है कि एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण क्षेत्र है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्टिलेज से संबंधित नहीं है? तो जैसा कि ये भी प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, नर्म जो हड्डियां होती है उनको कहते हैं कार्टिलेज, जैसे कान, नाक, ये सब। तो कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और जो मोड़े जा सकते हैं कार्टिलेज कहलाते हैं। ये बिल्कुल सही है। यह कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बने होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये किससे बने होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिका से बने होते हैं, तो ये भी सही है आपका, यानी दोनों कथन अभी तक तो सही है। अगला है कि ये हमारे शरीर के जोड़ों को कठोर बनाता है, बस यहीं से क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये कठोर नहीं बनाता, और पूछा है संबंधित नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका सी। इसके बाद है कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि कार्टिलेज से बने होते हैं, तो ये भी आपका सही था। तो जो तीनों स्टेटमेंट दिए गए हैं सही, वो ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला है क्लोरोफिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले लाल क्षेत्र के तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि क्लोरोफिल जो है कौन कौन से कलर को जो है वो अवशोषित करता है? तो नीले और लाल को, है ना, तो ये सही है। अगला है कि क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, और जिससे जो देखेंगे हमें पत्तों का रंग क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है, तो ये भी सही है।
इसके बाद है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, तो ये भी सही है आपका, ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो है उपस्थित रहता है। तो ये तीनों कथन जो है आपके दिए गए थे सही थे। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों के ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में फिर से मुक्त करना, ये क्या कहलाता है? ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है, सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया। चलिए अगला है, पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी लिखी हुई है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ दिया हुआ है, तो ये कौन हो जाएगा? AI ओपेरियन, है ना। और अगर वहीं पे दे दिया जाता, ये लाइफ हटा के दे दिया जाता द ओरिजिन ऑफ आपका स्पीसीज, है ना, तो क्या हो जाता? अगर लिखा होता यहाँ पे स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका हो जाता? डार्विन का हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही विकासवाद का जो है फॉर्मूला दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि हाल ही में विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन OKD जो है तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैसे ही की दिखा आपको यहाँ पे लगा सकते थे आप कि एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। अगला है CRISPR-Cas9 जो होता है क्या है? तो ये जीन एडिटिंग करने का काम करता है और इसे कैची भी कहा जाता है ना। चलिए अगला है, दिए गए अक्षरों में से कौन सा सही मतलब नहीं बनाया जा सकता? तो ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें जी है और इन वर्ड में कहीं भी जी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, इसमें अगर कीजिएगा आप तो सबका फैक्टर निकाल लीजिएगा, तो कीजिएगा तो लास्ट में आएगा आपको 3 इकाई अंक आ जाएगा। इसको कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ये वाला, माइनस और भाग को जो है आपस में इंटरचेंज कीजिएगा तो आपका आंसर ये जो इक्वेशन है वो ट्रू हो जाएगा। अगला दिया है कि B A का भाई है और C A की पुत्री है, D B का बहन है और E C का भाई है, तो E का चाचा कौन होगा? तो ये B हो जाएगा। जैसे आप कीजिएगा ना, तो आप जिसको नहीं करना हो स्किप कर देंगे, आगे बढ़ेंगे। B किसका भाई है? तो A का भाई है, तो ये B प्लस हुआ। इसके बाद है कि C A की पुत्री है, तो A की C जो है पुत्री है यानी नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद दिया है D B की बहन है, तो D कौन है? B की बहन है, तो माइनस हो गई। इसके बाद और E C का भाई है, तो E कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कौन है? भाई है, यानी कि अब पूछा गया E का चाचा कौन होगा, तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगे और यहाँ पे इसका जो है ये तो पापा ही हो गया A, तो B चाचा हो जाएगा। चलिए अगला है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा इसका आंसर 3। इसी को लास्ट वाले को बस सॉल्व कीजिएगा, 17 से कटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपका, जैसे कि 9 इंटू 2 इंटू 3 तो 54/17 कीजिएगा तो 57 3 बच गया। अगला है, इसको सॉल्व करना हो तो इसका आंसर आएगा 26। जैसे कि क्या करना है, 11 छक 66 हो जाएगा और 66 में से -8 कर लीजिएगा तो 58 आ जाएगा। वैसे ही 7 पचे 35, 35 में से 9 जाएगा तो 26। चलिए अगला है, शब्द एप्पल के अक्षरों में को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? तो 5 वर्ड दिए गए हैं यानी कि 5 फैक्टर हो जाएगा, तो 120 5 फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आपका 2 कॉमन था तो 2 से डिवाइड करेंगे और 60 आ जाएगा आंसर। चलिए अगला है, ये दिया है आपका ABCD जो है बैठे हुए हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आपको। जैसे कि दिया है A B के बगल में बैठा है, तो पहले जितने भी स्टेटमेंट दिए रहते हैं ना उसको कर लीजिएगा, तो ये आपका सीक्वेंस आ जाएगा ABEBACD। और पूछा था कि A किस स्थिति में है, तो A जो है B और C के बीच बैठा रहेगा, आंसर हो गया B। चलिए अगला है, इसको सॉल्व कीजिएगा पूरे क्वेश्चन को तो 19 आ जाएगा। इसको कीजिएगा जैसे कि सूर्य, ऐसे क्या कीजिएगा, यहाँ पे कीजिएगा, ये ईस्ट हुआ, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, तो सूर्य इधर से निकलता है, सुबह का बात किया जा रहा है, तो कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होगा तो इसका छाया यहाँ बन रहा होगा, सूर्य यहाँ से जब पड़ रहा होगा, तो यानी कि इसका मुंह कहाँ है? उत्तर की तरफ है, तो उसका दोस्त उल्टा बैठा है तो ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। DRDO द्वारा हाल ही में गौरव नामक लंबी दूरी के आपका ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका परीक्षण तेजस विमान से किया गया, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि तेजस से नहीं किया गया है, सुखोई 30MK1 लड़ाकू विमान से किया गया, तो इसलिए ये गलत था। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा विकसित किया गया है, तो ये सही है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर पूछा गया सही, तो केवल 2। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि पेंटेसिर वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जैसा कि इसमें दिख ही जाएगा आपको, RS दिख रहा है, इससे निकाल लीजिएगा, चाहे इससे, रूस। ओके। अगला है कि भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल किसने लॉन्च किया है? तो ये पिक्सल ने किया है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं कि निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से इमेज देखते हैं तो उसमें पिक्सल की मात्रा जो है ज़्यादा रहेगी, ऐसा याद कीजिएगा, जो निजी प्राइवेट होगा ऐसा करके, तो याद आ जाएगा पिक्सल। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस जलराशि में अवस्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना। अगला है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है 32। तो ये चाहे तो इसको अभी के लिए फिलहाल याद करना हो तो ये दिख रहा है ना में, तो वहां से निकाल लीजिएगा 32। चलिए, इसरो ने अपने 100वें मिशन का प्रक्षेपित किया किस वो से मतलब प्रक्षेपण यान से, और कौन सा उपग्रह था ये? तो हमने पिछले बार भी बताया था कि नाभिक का जो है आपका NVS-2, ये आपका GSLV F-15 से छोड़ा गया है, और ये आपका नाभिक जो अपना GPS है भारत का, उसके लिए है। तो पिछले में हमने डिस्क्राइब किया ही था, तो रहने देते हैं, इसका D आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका, ओडिशा के तट पे ओलिवा रिडले कछुओं का जो है रेस्क्यू हेतु। ओके। अगला है कि सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुभंकर का नाम क्या था? तो इसका क्या नाम था? विराज। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जो ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ना, इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कंगना रनौत को बनाया गया है। कंगना रनौत, ठीक है, एम्बेसडर बनी है इसकी। चलिए अगला देखते हैं 2025 के लिए। ऑपरेशन मिड डे मैक्स किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। कौन सा? तो मिड मैक्स। ओके। बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है पहला कथन कि विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये आपका सही है। अगला है कि इसके पहले चरण का शुभारंभ एम्स दिल्ली में किया गया। तो पहले चरण का शुभारंभ जो है मुंबई से किया गया है ना, तो ये गलत हो जाएगा, मुंबई टाटा मेमोरियल से किया गया था। ओके, टाटा मेमोरियल, तो ये गलत है, केवल एक आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये अल्पसंख्यकों के द्वारा जो है किया जा रहा है। कैसे याद रहेगा? तो लोक संवर्धन बढ़ाना और यहाँ अल्पसंख्यक यानी कम होना, तो इससे याद आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका एक उद्देश्य देश के मानव पूंजी का विकास में योगदान देना है। सही है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये भी आपका सही है ना। ये दोनों कथन सही दिए गए हैं। पूछा है असत्य कौन सा हो जाएगा? तो कोई नहीं होगा, है ना, डी। चलिए अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो हमने @2047 तक विकसित होने का जो विजन रखा है, उसको साकार करने के लिए भारत को लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है दर हासिल करनी होगी एटलीस्ट? तो ये 8% हो जाएगा। ठीक है, कैसे याद रखिएगा? तो 4, 7, 8 मतलब 47 में 8 कम से कम होना चाहिए। चलिए अगला है, हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है काश पटेल को। ठीक है, चलिए अगला है, गलत मिलान का चयन करना है। जैसा कि दिया है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 किसे दिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह। तो ये याद रखिएगा कि मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एवं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ICC के ये दोनों में बने हैं कौन? जसप्रीत बुमराह। मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर एवं मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर वही बने हैं जसप्रीत बुमराह। ये दोनों सही दिए गए हैं। अगला है कि ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमतुल्लाह उमरजाई बने हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वनडे वाला जो है ना, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर,
तो ये अजमतुल्लाह उमरजाई बने हैं, ये अफगानिस्तान के हैं, ठीक है। इनके साथ साथ याद रखिएगा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला कौन बनी है, तो महिला बनी है स्मृति मंधाना, है ना, स्मृति मंधाना बनी है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वनडे में, अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि वनडे, इसमें वनडे को याद रखिएगा, वनडे यानी कि एक दिन, तो कैसे, तो एक दिन नहीं, आज ही तुम्हें याद करना पड़ेगा। स्मृति मतलब क्या होता है, याद करना, तो आज ही तुम्हें याद करना होगा, एक दिन का बहाना मत बनाओ, वनडे वनडे मत करो, ऐसा करके याद रखिएगा। तो महिला पुरुष में हो जाएंगे अजमतुल्लाह उमरजाई एवं स्मृति मंधाना भारत की हो जाएंगी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर में, ठीक है। अगला है कि आईसीसी मेंस टेस्ट, तो मैंने ये बता ही दिया कि सही है। ये दिया है कि आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है 2024 स्मृति मंधाना है क्या, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। महिला में कौन है, तो वो है आपकी मेली केयर, कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है, ध्यान रखिएगा। मेली केयर, किसकी बात हो रही है, आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में मेली केयर बनी है महिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुरुष पूछा जाए तो T20 का पुरुष कौन बना है, तो ध्यान रखिएगा, पुरुष में भी याद रखिएगा कि ये बने हैं अर्शदीप, ओके, लिख देती हूँ यहाँ पे, मेल में अर्शदीप बने हैं, अर्शदीप सिंह भारत हो जाएंगे, और मेली केयर कहाँ की हो जाएंगी, न्यूजीलैंड की, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा T20, अभी इसको भी चाहे तो आप याद रख सकते हैं, जैसे T20 ये एक दूसरे का अपोजिट ही है, ठीक है ना, तो केयर से लिखना, क्योंकि टी का 20 होता है, 20 होता है, ऐसा कुछ करके ध्यान रख सकते हैं। या आप दीप को है जो टांग दिए, टी से दीप को क्या कीजिएगा, टांग दीजिएगा, तो दीप को केयर से टांगना पड़ेगा, तो मेली केयर एवं अर्शदीप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो गया था आपका, ये डी। अगला है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा, तो बिहार है। अगला है भू भारती पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे है, तो भू भारती का जो है आपका किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको तेलंगाना सरकार से, ठीक है। चलिए, अगला है 25वां संघाई एससीओ जो संगठन है आपका, संघाई सहयोग संगठन 2025 का कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो कजाकिस्तान में तो 24वां हुआ था, और चीन में आपका 25वां, ठीक है। चलिए, अगला है तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है रूस, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एलन मस्क ने हाल ही में किस नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन पार्टी बनाई है इन्होंने, एलन मस्क ने, पहले से डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन पार्टी थी वहां पे, उसको अब चैलेंज करेगी ये अमेरिकन पार्टी, किसकी है, तो एलन मस्क की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हाई चांसेस है इसके पूछने के, क्वेश्चन याद रखिएगा। चलो, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करनी है। तो अमिताभ घोष की 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनको किया गया है अमिताभ घोष को। वाइल्ड फिक्शन जो है किनकी पुस्तक है, तो अमिताभ घोष की पुस्तक है, ठीक है, तो ये सही है आपका, दोनों सही है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोनों सही है। ये याद रखिएगा कि वाइल्ड फिक्शन जो है किसके द्वारा लिखी गई है, अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। अगला है कि हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैसा कि दिया है, चीन के बाद भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है क्या, नहीं, दूसरा नहीं, पहला ही बना है भारत, तो ये गलत हो जाएगा। हरित इस्पात की परिभाषा के अनुसार प्रति टन तैयार इस्पात में CO2 उत्सर्जन 2.2 टन से कम है, तो ये सही है। कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इसमें रेटिंग प्रणाली तय की गई है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक कितने वर्ष में, 3 वर्ष में की जाएगी, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान NISST इसके लिए नोडल एजेंसी घोषित की गई है, तो ये भी सही है आपका, है ना। तो उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो 2, 3, 4, यानी कि केवल 3 सही थे, पहला गलत था। चलिए, अगला देखते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गैंगेटिक की पहली सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में किया गया, तो ये असम में किया गया है ना, इसको टाइगर ऑफ द गंगा भी कहा जाता है, गंगा नदी डॉल्फिन को, और पहली बार सैटेलाइट टैगिंग कहाँ किया गया, असम राज्य में। चलिए, अगला है बिहार सरकार की मनरेगा के तहत पोषण वाटिका पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, छात्रों को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी, तो यहाँ सभी लगाने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा,
क्योंकि सभी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये पहला गलत है। ओके, अगला है कि चयनित स्कूलों में हैंडपंप और चार दीवारी जैसी बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है, ये सही है। पोषण वाटिका में आंवला, नींबू, अमरूद, जामुन, आम आदि के साथ साथ सब्जियों के भी पौधे लगाए जाएंगे जो पोषण में फायदा करें, तो ये भी सही है। ठीक है, तो 2 और 3 आपका सही दिया हुआ है। और कहाँ पे ये किए जाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में। तो कथन सत्य हो जाएगा आपका बी इसका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो AIPOC का है, 85 नंबर सत्र जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये पटना में हुआ था, बिहार पटना। चलिए अगला है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं को जो है अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें से बिहार की कौन सी भाषा शामिल है, तो एक ही भाषा ये शामिल है आपका, मैथिली। ठीक है, चलिए अगला है। बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला आयोजन किया गया, तो ये कर्मयोगी जो है सिविल सेवकों के लिए किया गया है, गया जी में। अगला है। महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के संस्थापक सचिव का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे, तो ये थे आचार्य किशोर कुणाल। अगला है कि पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, तो ये सही है आपका। इसके बाद है आपका कि यह केंद्र गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, जीवन शैली, आदतों और मृत्यु के कारण के बारे में शोध करेगा, तो ये भी सही है। गंगा डॉल्फिन आईयूसीएन की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है क्या, तो गंभीर नहीं है, संकटग्रस्त श्रेणी में है, लेकिन गंभीर देने की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो सिर्फ आपका 3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है, तो ये हो जाएगा आपको बिहार। ठीक है, चलिए अगला है। लिस्ट 1 दिए गए हैं जैसे कि प्राचीन दर्शन एवं सूची 2 दी गई है प्रवर्तक के बारे में। तो जैसा कि पूर्व मीमांसा कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जैमिनी। इसके बाद उत्तर मीमांसा वज्रायन, वैशनिक, कणाद, न्याय, गौतम। तो इसका आंसर हो जाएगा 2134। आंसर हो गया बी। चलिए अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध किससे है, तो ये सुत्त पिटक के खुंदक निकाय से है। ठीक है, इसका आंसर है डी। अगला है कि शुंग राजवंश की राजधानी प्रयागराज थी क्या, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, विदिशा थी। ठीक है, विदिशा मध्य प्रदेश, वहां हुआ करती थी। तो ये पहला गलत है। भरहुत स्तूप का निर्माण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था, तो ये आपका सही है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 कथन जो है सही दिए गए हैं, पहला गलत है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पुष्यमित्र सिंह जो है बृहद्रथ के जो मौर्य वंश के शासक थे ना, उनको मार के जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला है आपका प्रश्न कि लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 और लिस्ट 1 है, मिलान करना। तो ये भी अभी पिछले ही सेट में किए हैं अपन कि सातवाहन का कौन है, सिमुख है संस्थापक। कर्ण वंश का कौन हो जाएगा, वासुदेव हो जाएगा देवहूति को मार के। वाकाटक का कौन हो जाएगा, विंध्य शक्ति हो जाएगा। पल्लव का कौन हो जाएगा आपको, सिंह विष्णु हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका 4 और आपका लास्ट वाला 2, 4 2 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। कथन है कि यूनानियों के बाद भारत आने वाले दूसरे विदेशी लोग कौन थे, तो शक थे, तो ये सही है आपका। ओके, शक लोग जो भारत का मुख्य रूप से धन प्राप्ति से आए थे क्या, तो नहीं, ये लोग चारागाह की खोज में आए थे। ओके, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो केवल एक आपका ए जो है आपका सही था और आर आपका गलत था। इसका आंसर क्या होगा, सी। चलिए अगला है कि सन 627 ईस्वी में कौन जो है नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश या हिंदू वंश की स्थापना की थी, तो ये हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। ठीक है, इसका आंसर है बी। चलिए अगला देखते हैं।
नौरोज उत्सव का प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो नौरोज उत्सव किसने शुरू किया था? नौ से नौरोज और लास्ट में इसके आएगा बलवन, ठीक है। और ये कहाँ का वो हुआ करता था? तो फारसी त्योहार हुआ करता था, उसी से इसने जो है ग्रहण किया था। बलवन जो है नौरोज के लिए जाना जाता है, सिजदा पाबोस के लिए जाना जाता है, रक्त एवं लौह की नीति के लिए जाना जाता है, लाल महल के लिए जाना जाता है, चहलगामी को समाप्त करने के लिए जाना जाता है। इसके बाद से और क्या के लिए जाना जाता है बलवन? जिन्हें आपका जिले इलाही के लिए जाना जाता है ना। चलिए अगला देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इसकी मिलान करनी है। तो बरीद ए मुमालिक जो होता था वो क्या हुआ करता था? तो ये होता था आपको गुप्तचर विभाग का, है ना। इसके बाद देखेंगे दीवान ए खैरात, तो ये खैरात से ऐसे ही समझ आ रहा है दान विभाग हो जाएगा। दीवान ए अर्ज क्या हुआ करता था? ये सैन्य विभाग, ये बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा ही गया है। अगला है कि दीवान ए मुस्त खराज, ये वित्त विभाग हुआ करता था। ये दास विभाग आ गया, तो इसका होता था दीवान ए बंदगान हुआ करता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको मिला लेते हैं अपन, यानी कि ए का 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला देखते हैं। सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन भी थे, उनका मूल नाम क्या था? तानसेन ग्वालियर से संबंधित है, मध्य प्रदेश। इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। ये ना रीवा के महाराज थे, वहां पे ये रहा करते थे, रीवा के महाराज रामचंद्र, ठीक है, उनके दरबार में हुआ करते थे ये। तो वहां से अकबर ने बुलाया था इनको, ठीक है। कि कौन थे? तो रामचंद्र, मध्य प्रदेश के रीवा में थे वो महाराज, उनके यहाँ से अकबर ने बुलाया था। इनका नाम था, मूल नाम रामतनु पांडे। चलिए अगला है, लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, फिर से वही करना है, मिलान करना है। जैसा कि दिया है कि शाहजहांनामा किसने लिखा है? तो ये पिछले बार का क्वेश्चन ही है, इनायत खां हो जाएंगे। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। नुक्शा ये दिलखुशा कौन हो जाएगा? भीम को देखते दिल खुश हो गया, ऐसा करके भीमसेन। तबकात अकबरी कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे निजामुद्दीन अहमद, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, यानी कि सी। चलिए अगला है। अब ये कार्यकाल याद रहेगा तो बन जाएगा, चाहे ऐसे भी बन सकता है कि जैसे कि बाबर का बेटा कौन हुआ? हुमायूं। हुमायूं का बेटा कौन हुआ? अकबर। अकबर सॉरी, हाँ अकबर। अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। जहांगीर का बेटा कौन? आपका शाहजहां आ जाएगा, फिर अकबर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे बन जाएगा कि अकबर, फिर जहांगीर, फिर आपका शाहजहां, फिर आपका औरंगजेब। तो इसका क्या हो जाएगा? 3, 2, 3, 2, 1, 4, है ना। अगर कार्यकाल देखना चाहें तो किससे याद रख सकते हैं आप? अकबर का तो सबको याद होगा ही मेरे ख्याल से। तो अकबर का कार्यकाल क्या रहा है? 1556 से इसका रहा है 1605 तक, है ना। और 1605 से कौन स्टार्ट हो जाएगा? जहांगीर। ये कब तक रहेगा? 1628 तक रहेगा। और 1628 के बाद कौन स्टार्ट हो जाएगा? ये। तो 1628 से इसका कार्यकाल रहेगा 58 तक। और ये औरंगजेब का क्या रहेगा? 1707 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये 1658 से कार्यकाल शुरू करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर था आपका 3214 बी। चलिए अगला देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, मिलान करनी है फिर से। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। डच में 2 है, तो 2 में 1602 में। स्वीडिश कब हुआ था? तो 1731 में। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? तो आपका 1616 में आई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी। ये ध्यान रखिएगा, डच 2 है तो 2 हो जाएगा, फ्रांसीसी में 4 हो जाएगा, ऐसे करके। चलिए अगला है। सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो खालसा पंथ की स्थापना करेंगे 10वें गुरु गोविंद सिंह तेग बहादुर के पुत्र, है ना। सी हो जाएगा। चलिए अगला है। बक्सर की प्रसिद्ध युद्ध जो हुआ था 1764 में, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना था, वही पूछा ही गया है कौन था कमांडर? तो अंग्रेजी का हेक्टर मुनरो था 1764 में। चलिए अगला है कि बंगाल में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा कार्यकाल किसका पहले आया था। तो जैसा कि इसमें देखेंगे आप, हो जाएगा DACB, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा? आपका लॉर्ड बेलेजली। इसका कार्यकाल क्या रहेगा आपका? 1798 से 1805। इसके बाद 1805 से 7 किसका रहेगा? तो जॉर्ज बाली का, ये 7 तक रहेगा, 1807 5 से 7। और 7 से 13 कौन रहेगा? तो ये मिंटो रहेगा, 1807 से 13। और वॉरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा आपको 1800
13 से 23 तक, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। लॉर्ड मेयो ने 1872 में कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की थी? तो अजमेर में किया था इसने। चलिए अगला है कि बंगाल विभाजन 1905 के पश्चात एंड्रयूज फ्रेजर को पूर्वी बंगाल दिया। यहाँ पे क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था? तो ये पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी बंगाल के गवर्नर बने थे। और पूर्वी का कौन बना था? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी का हो जाएगा फूलर, आपका बैम मिल्ड ऐसा करके नाम है, फूलर, ठीक है, वो बने थे। तो ये क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। तो ये सही है आपका, तो केवल 2 सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये पश्चिमी के थे, ठीक है, और पूर्वी के नाम में है उनका बैम मिल्ड करके फूलर है उनका नाम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी से 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। तो कौन सी? तो 10 दूना 20 यानी कि 20वीं आपकी नेटिव इन्फेंट्री हो जाएगी, IN, ठीक है, NI 20 NI। अगला है चेरो पलामू झारखंड का नायक कौन थे? तो ये भूखन सिंह मिलेगा या भूषण सिंह मिलेगा, 1800 के करीब हुआ था ये। चलिए अगला है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 मिलान करनी है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसा कि दिया है, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा किसने कहा था? तो तमाशा में क्या देखते हैं अपन? सीन देखते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस 6 रोग से मर रही है। तो ये देंगे अरविंद घोष, यानी कि दवा दो उसको घोष घोष के, ऐसे याद रखिएगा, 6 रोग से वो मर रही है। तो अरविंद घोष ने कहा था। कांग्रेस ने लोग जो है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो ये कौन कहेंगे? ये सब जो है पद के लिए चाटुकारिता करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और लाला लाजपत राय ने अपने दिया ही था सुरक्षा बल्ब, और इन्होंने कहा था कि ये डाफिन का क्या है, दिमाग का उपज है, वो अपना क्या किया है, सुरक्षा बल्ब जो है सिद्धांत दिया था कि जो है आप आक्रमण नहीं होगा, एक चॉकलेट दे दो, इस टाइप का कुछ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर आपको सी। चलिए अगला देखते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। 19वीं सदी में के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकरण हुआ। तो ये 19वीं सदी में जैसे कि देखेंगे 1800 से स्टार्ट होगा, 57 में युद्ध होता है ना, तो ये तो सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते थे। तो ये भी सही है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ए। अगला है आपका कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के दौरान जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने में वकालत की थी। तो भाषा है ना, तो सुभाष चंद्र बोस, इनके भी नाम में भाषा है। एक ही क्वेश्चन ही पूछा जाता है इसके बारे में कि किसने जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के दौरान हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। अगला है लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 है, मिलान करना है। तो जैसे कि मित्र मेला का स्टार्ट किसने किया था? BD सावरकर ने। अभिनव भारत 1904, BD सावरकर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित कौन हो जाएंगे? तो सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो ये कौन हो जाएंगे? ये सूर्य सेन हो जाएंगे। सूर्य सेन और जाने जाते हैं मास्टर दा से, है ना, मास्टर दा इनको कहा जाता है। साथ में 1930 इनका चटगांव शस्त्रागार जो अभियान था वो भी पूछा जाता है। सूर्य सेन उसका नेतृत्व किए थे। तो अरविंद घोष का कोई इसमें रोल नहीं है, इसलिए देखिए इस बार जो इसका आंसर है आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में ए है, ओके, यानी कि BD सावरकर मित्र मेला एवं अभिनव भारत 1904। चलिए अगला देखते हैं। कथन दिए गए हैं, उनको देखना है कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि दिया है आपका कि भूदान आंदोलन 1951 का प्रारंभ तेलंगाना प्रांत से हुआ था। तो ये आपका सही दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो ये भी सही है। ग्राम दान आंदोलन 1925 की शुरुआत बिहार प्रांत से हुई और वो सफल रहा। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे पहला दिया ही था, तो ये क्या हो गया, गलत। रॉलेट एक्ट 1919 लाने का मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था। तभी तो इसको कहा गया था DA भी, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील
तो ये भी सही है आपका, है ना। इसका 2 हो जाएगा। 2 कौन सा गलत था, एक ये सही, ये भी सही, ये गलत था, तीसरा सही नहीं है, तो 1 2 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन का संबंध ब्रिटेन के लेबर पार्टी से था क्या? नहीं, उदार पार्टी से था, उदारवादी पार्टी से थे ये, तो ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 के बंबई में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध या आपका जो है बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो बंबई में नहीं, मद्रास में। तो दोनों कथन गलत हैं। पूछा क्या है, कौन से कथन सही हैं, तो कोई नहीं हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों अपने जो जगह पे देखें तो गलत है। अगला है कि 1934 में स्थापित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो कई बार क्वेश्चन बन चुका। आचार्य नरेंद्र सचिव वो थे अध्यक्ष, और ये थे आपके सचिव, है ना। चलिए अगला देखते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त संख्या थी, तो पूर्ण बहुमत इनने पाया था 5 जगह में, कहाँ कहाँ, तो जैसे कि देखेंगे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत, ओडिशा। लिखिए दो क्या, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार इसको कहते थे, है ना। इसके बाद हो जाएगा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, और 5वां हो जाएगा आपको उड़ीसा, ठीक है। 5 जगह जो है इनको बहुमत मिला था कांग्रेस को, पूर्ण बहुमत। 1946 ईस्वी में भारत के दौरे पर आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे, और ये दोनों जो थे आपके सदस्य थे। चलिए अगला है, 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश किस विभाग से संबंधित थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग, कई बार मिल चुका है ना। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, तो किसका था? लॉर्ड माउंटबेटन के, इसी से जो है बटा भी था भारत, बेटन योजना से। चलिए अगला है कि J.M. किन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, तो J.M. किन्स जो थे ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, सही है, जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समविष्ट अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया, तो ये दोनों, ये कथन जो है आपका सही है। उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक 1936 में लिखी, तो याद रखिएगा कि J.M. किन्स जो है ना, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। उन्होंने महान मंदी 1929 वाला के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे, तो ये भी सही है। पूछा है कौन से कथन सही है, तो इनमें से सभी सही थे, 1 2 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है, सत्य कथन बतानी है। तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है, तो सही है। 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO को और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय का विलय करके सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO की स्थापना की, तो ये भी सही है, यानी कि दोनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए अगला है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP में अंतर अगर व्यक्त किया जाए तो वो क्या आएगा? तो ये आएगा विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ठीक है, GNP माइनस GDP कीजिएगा तो। चलिए अगला है, गलत युग्म को पहचान करना है, तो जैसा कि सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण कब आए थे? तो 1950 में लाए थे। गांधी वादी योजना जो है 1944 में तो आया था, लेकिन महात्मा गांधी नहीं होंगे, नारायण अग्रवाल हो जाएंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में BPSC के कि कौन लाए थे, तो ये लाए थे नारायण अग्रवाल, ठीक है। तो आंसर यही हो जाएगा, गलत पहचान करना था। जन योजना 1945 MN रॉय के द्वारा, बॉम्बे प्लान 1944 सर आरदेशिर दलाल के द्वारा। अगला है कि भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये 6ठी। चलिए अगला देखते हैं। कुजनेट्स वर्ग किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ये किसके मध्य समझाएगा? आपका आर्थिक विकास और आय असमानता के मध्य। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से बताना है कौन से सही है और कौन से गलत है। कितने कथन सही, कौन से कथन सही नहीं है बताना। चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया है, संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर
दूसरे रोजगार की तलाश करता है, तो ये सही है आपका, है ना। अगला है कि चक्रीय तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। तो प्राकृतिक दर जो बेरोजगारी का होता है वो चक्रीय नहीं, आपका यहाँ कर लीजिएगा संघर्षात्मक, है ना। दोनों को मिला के जो है आएगा उसको कहेंगे, ठीक है। तो चक्रीय की जगह पे बस संघर्षात्मक यूज कीजिएगा तो सही हो जाएगा ये। तो अब फिलहाल गलत है ये। बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से ना दिखाई दे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है, जैसे कृषि में देखेंगे ज्यादा भारत में यही पाया जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय की होती है जब व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो ये भी सही है। यानी कि इसमें सिर्फ एक आपका गलत दिया हुआ था, ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, केवल दो। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन जो है, खुले बाजार की क्रियाएं किसे निर्दिष्ट करती है। तो आरबीआई द्वारा जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है उसे हम खुला बाजार प्रचालन कहते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों में भारत में आयकर के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो यह एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल। यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी सही है। यह राज्य सरकारों द्वारा जो है एकत्रित किया जाता है, तो नहीं, भारत सरकार द्वारा किया जाता है, तो गलत है, भारत सरकार हो जाएगा। अब ये अनुपातिक हो सकता है क्या, जब ये प्रगतिशील है तो अनुपातिक तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। कितने सही है, तो केवल दो कथन सही है। अगला है कि निस्पंदन स्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति निम्न में से कौन सी होती है। तो ये भी हमने पिछले बार सेट में देखा था, शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। चलिए अगला है, बिहार के किस भाग में पूरा पाषाणिक कालीन औजार सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। तो पूरा पाषाणिक कालिक से देखें तो दक्षिणी भाग हो जाएगा, ठीक है। इसका ए आंसर हो जाएगा, जैसे मुंगेर, जमुई, है ना। जैसे एक आता है कवासी, कहाँ पे है, तो जमुई में, है ना। उसके बाद आप देखेंगे गुरपा, कहाँ है, तो गया जी में, ठीक है। तो इसका आंसर था आपका दक्षिणी। चलिए अगला है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि क्या था। तो राजस्व जो राजसी भूमियां होती थी उनको कहते थे। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने लाया था, तो ये इल्तुतमिश हो जाएगा। ये कहाँ मिलेगा आपको, तबकात नासरी में, मिनहाज ए सिराज के बुक में। शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना में एक किला बनाया और इस शहर को पुनः राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा इस प्रकार है, किस में मिलेगा आपको, तो ये तारीख दाऊदी में मिलेगा। और ये किसने लिखा है, तो अब्दुल्ला सिराजी ने, ओके। तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है, तो बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी। इसके बाद ये हो जाएंगे अब्बास खान। चलिए अगला देखते हैं, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से हुआ था। तो ये भी पिछले ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दीप नारायण सिंह के द्वारा। कब हुआ था, तो 1909 में। कहाँ हुआ था, तो भागलपुर में। किसने अध्यक्षता की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अच्छा, दूसरा दिया था यहाँ पे, तो पहला कब हुआ था, तो वो भी हुआ था आपको 1900 अप्रैल 1908 में, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, तो पटना में। किसकी अध्यक्षता में, तो ये हुआ था आपको सैयद अली, है ना। इनकी अध्यक्षता में हुआ था अप्रैल 1908 में, और वो 9 या 10 अप्रैल 1909 में भागलपुर दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना साहिब में आयोजित किया गया था 1912। आर एन मधोलकर उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये अब पटना साहिब में नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा, है ना। कहाँ पे हुआ था, तो पटना बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर। तो ये गलत दिया है पहला। अगला है कि बिहार छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन हजारीबाग में 1921 में हुआ था। तो ये भी सही है। अध्यक्षता किसने की थी, तो सरला देवी ने किया था, ठीक है। ये भी ध्यान रख सकते हैं इसका। 1921 ध्यान रखिएगा, यही होगा। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू माहेश्वर प्रसाद थे। तो ये भी आपका सही है, बिल्कुल, है ना। पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बिहार का द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन और बिहार बंधु केशवराम भट्ट, हिंदी का पहला पत्र है समाचार। चलिए इसमें क्या पूछा था,
कि कौन सा सही कथन की पहचान करनी थी। तो जैसा कि हमने देखा ये सही था और ये भी सही था, ये तो गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल बी एंड सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया था। कब दिया था इन्होंने? 1942 में। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1912 पटना बांकीपुर। 53वां इनका जो सत्र है वो हुआ था 1940 में। और बिहार विभाजन 12 दिसंबर 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार में घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? ए ही हो जाएगा। चलिए अगला है बिहार में राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था? तो ये हैदर अली खान हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि नवंबर में बहड़िया मुंगेर में जमींदारों द्वारा बटाईदारों को बेदखल करने के प्रयास में किसान किसने बड़े आंदोलन चलाया था? तो ये कौन हो जाएगा? बिहार किसान सभा। ओके, ये 1937 की बात है जब बटाईदारों को ना डायरेक्ट छीना जा रहा था, जब जबरन उनको बेदखल किया जा रहा था। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर घटते क्रम में बताना है। तो ये हो जाएगा कैमूर, पटना, मुंगेर। ठीक है, घटते क्रम में। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सबसे ज्यादा जो साक्षरता है कहाँ पे है? रोहतास में है। और पुरुषों का पूर्णिया में कम है सबसे। ठीक है, और महिलाओं का भी सबसे ज्यादा यहीं पे है। मेल फीमेल दोनों का ज्यादा इसी में है। और कम में अगर देखें, कम में तो पुरुष हो जाएगा, मेल का जो है पूर्णिया में, और महिलाओं का सहरसा में। चलिए अगला देखते हैं। पाइराइट कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास, अमझोरा में। गैलेना बांका में। एस्बेस्टस कहाँ? तो मुंगेर में। और सोना जमुई जाना ही जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे का वो दिया है तो BADC। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला है बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले कितने जिलों से ये पार करती है? तो जैसे देखेंगे आप, इधर से रोहतास से एंटर करती है। ठीक है, रोहतास आएगी, फिर उसके बाद ये कहाँ जाएगी? आपका भोजपुर वगैरह में जाती है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे रोहतास, फिर औरंगाबाद, फिर आपका अरवल, फिर आपका भोजपुर, और फिर ये पटना में मिल जाती है। ठीक है, तो कौन कौन में मिल रही है? औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना, यानी कि टोटल 5 हो गए आपके। चलिए अगला है बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में बताना है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका सही है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा दूसरी सबसे बड़ी सभा है, तो पहली होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस दूसरा कथन गलत है। अगला है कि 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो ये भी सही है। मुखिया और उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को लिख सकते हैं, तो ये भी सही है। केवल एक आपका गलत दिया था, ये वाला। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा GSTP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा 2.98%। अगर अमाउंट में पूछे तो 32,718.31 करोड़। ओके, कब ये बजट पेश हुआ था? तो 28 फरवरी। सम्राट आपके हो जाएंगे, है ना, चौधरी। अगला है कि 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्यों पर 15% बढ़ने का अनुमान है। तो वर्तमान मूल्यों पर देखेंगे 14.5% है, और स्थिर पे 9.2% है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद 12.8% बढ़ने का अनुमान है, तो 12.8 सही है। इस यहाँ देखें अब अगला कि स्थिर मूल्य पर 2011-12 बेस पे मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू वर्ष 2023-24 के लिए कितना है? तो ये 36,333 रुपए होने का अनुमान है, तो ये भी सही दिया गया। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको, क्या पूछा है? गलत, तो केवल एक। चलिए अगला है। अब इसको जो है सजाना है किधर से किधर? तो पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएंगे तो सबसे पहले तो कंचनजंगा आएगा, क्योंकि लास्ट में सिक्किम में है ना। तो पहले आएगा 2, यानी कि कंचनजंगा, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? कैलाश पर्वत। तो ये ए आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर होगा ए।
मकालू तो जैसे मैप में देखिएगा तो यहाँ बिहार पड़ता है, इसके ऊपर जस्ट देखिएगा तो यहाँ मकालू दिखेगा। चलिए इसका आंसर था आपका ए। अगला है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचे हैं, तो ये सही है, तभी तो वृष्टि छाया में पड़ जाता है आपका तमिलनाडु। अगला है कि तापी नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच दरार घाटी से होकर गुजरती है, तो दरार घाटी से तो होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ तापी नहीं सतपुड़ा और विंध्य के बीच गुजरती है, नर्मदा जाती है ये नदी, ठीक है। और तापी नदी सतपुड़ा जो है ना उसके दक्षिण में प्रवाह होती है और अरब सागर में दोनों जाके गिर जाती हैं और पश्चिम की तरफ प्रवाह होती है। तो इसमें केवल 2 आपका गलत था, पहला सही था। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी 2 शाखाएं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल सही है। जो भारत से आती है तो इसे बढ़ जाती है 2 भागों में। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा कराती है, बिल्कुल यहाँ पे वर्षा कराती है, सही है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान, नहीं, वहां से लौटते हुए आपका अक्टूबर नवंबर में ठंड के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु कोरोमंडल तट पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण मॉनसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, तो ये भी सही है आपका। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही नहीं है तो ये वाला, क्योंकि यार जून जुलाई नहीं अक्टूबर नवंबर होगा। चलिए अगला है कि चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सही हो जाएगा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती है, तभी तुम इसे गंगा के नाम से जानते हैं, तो ये भी सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, तो ये भी सही है मध्य प्रदेश। तो तीनों सही दिए गए हैं। चलिए अगला है जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं क्या? नई जलोढ़, ये जस्ट उल्टा लिख दिया है, ठीक है। तो दोनों कथन इंडिविजुअल गलत है, क्योंकि भांगर जो है पुरानी जलोढ़ को कहते हैं और खादर जो है नई जलोढ़ को कहते हैं, ठीक है। तो दोनों कथन गलत है। अगला है कि पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित है, तो सही है। सिंह भूमि जिलों में नोवा मुंडी और गुआ तांबे के लिए, नहीं, सिंह भूमि ये सब क्या है? लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली में पाई जाती है, धात्विक खनिज जो है धारवाड़ प्रणाली में पाया ही जाता है, तो ये सही है। तो केवल कितने कथन पूछा है? सही विकल्प, तो 1 और 3 सही हो जाएंगे क्योंकि ये गलत है। चलिए अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक को उच्च उपज वाली गेहूं की किस्में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में योगदान दिया था? तो मैक्सिको से लेके आए थे नॉर्मन बोरलॉग, और इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। अगला है शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार की वताग्र से संबंधित होते हैं? तो दोनों, गर्म एवं ठंडा दोनों से होते हैं, ठीक है। तो इसका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। अगला है कि भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं, तो ये आपका सही है। 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, तो ये भी आपका सही है ना, इसका दोनों सही है। अच्छा एक और है स्टेटमेंट, राउरकेला इस्पात संयंत्र 1900 आपका 59 में 1959 में जर्मनी के सहयोग से बना था क्या? तो बिल्कुल सही है ये राउरकेला, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए अगला है कोरियोलिसिस बल की वजह से क्या, किसकी वजह से आता है? तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो आभासी बल कोरियोलिसिस बल होता है। ऋतुएं जो है पृथ्वी की परिक्रमण है ना और झुकाव पे डिपेंड करती हैं, तो ये भी सही है, सामने ही है। विषुव किसे कहते हैं? तो सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर पड़ता है तो हम उसे विषुव कहते हैं, विषुवत रेखा पे। तो ये 1 2 3 तीनों सही है, मतलब सामने सामने ही मिलाए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तल फैलाव की अवधारणा जो है किसने प्रस्तावित किया था? तो ये किया था हैरी हेस ने, है ना, इनके द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था? तो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत को दिया था इन्होंने, है ना, बहाव सिद्धांत। ओके, ये कैसे याद रख सकते हैं? तो बेग दो फेंक दो यानी कि बहा दो, उससे याद आ सकता है आपको। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम जो है भारत में पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट। अगला है कि अघुलहास धारा जो है महासागर में पाई जाती है, तो कौन सी महासागर में ये बहती है? ये गर्म जल धारा है और ये हिंद महासागर में चलती है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा जो है विश्व की सबसे बड़ी तट रेखा है? तो ये कनाडा की हो जाएगी। अच्छा, अभी मैक्सिमम आपको बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दिख रहे होंगे या और भी एग्जाम में पूछे गए दिख रहे होंगे,
तो ध्यान रखिए अभी PYQ का ही टाइम है अभी। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। तो जैसा कि ये देखते हैं अपन हिल जैसा है वहां पे, तो ये हो जाएगा बाब उल मंदेब जल डमरू। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। चलिए अगला देखते हैं, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ये भी सही है, यानी कि दोनों सही दिए गए थे इसमें। अगला है लिस्ट 1 है लिस्ट 2 है, मिलान करना है किससे क्या लिया गया है। तो एकल नागरिकता हमने किससे लिया है, ब्रिटेन से लिया है। मजबूत केंद्र एवं संघ की जो अवधारणा है वो हमने कनाडा से लिया है। विधि द्वारा स्थापित जापान। मौलिक कर्तव्य USR रूस से लिया है हमने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए का 3, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध जो है किस भाग में किए गए हैं। तो भाग 15 आपका हो जाएगा ए, और कहां से कहां तक, तो आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक। चलिए अगला है, दोहरी दो सिद्धि के संरक्षण का मूल अधिकार किस श्रेणी में आता है। तो ये मूल अधिकार तो है, जैसे कि आप देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेके 35 तक, ठीक है। तो इसमें जैसे कि देखेंगे समानता का अधिकार, ये कहाँ से कहाँ तक आता है, 14 से 18 तक आता है, तो ये तो नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आता है, 19 से 22 से, तो इसी में आएगा, क्योंकि 20 की जो आपके डेफिनेशन है दो सिद्धि से संरक्षण, तो किसके आर्टिकल में है, आर्टिकल 20 में है। तो ये हो जाएगा आपको स्वतंत्रता का अधिकार है ना। शोषण के विरुद्ध तो आर्टिकल 23 एवं 24 है, और संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32। चलिए अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किस वर्ष हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध किया गया क्या। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल एक बार उद्घोषित किए जाने पर 1 वर्ष तक प्रभावी होता है। तो ये तो गलत है, जब ये उद्घोषित किया जाता है तो क्या होता है, संसद के पास जो है ले जाना पड़ता है 2 महीने के अंदर, और फिर संस्तुति हो जाती है, तो फिर जो है आपका जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक लगा रहता है। तो ये सिर्फ एक आपका सही था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS वाला जो लाया गया था 10% जो आरक्षण था वो कब आया था। तो 103 संविधान संशोधन हुआ था कब, 2019 में, तब ये आया था, ठीक है। 101वां किससे है, 2016, और GST से कनेक्टेड है ये, ठीक है। कब GST लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, अंतरराज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो आर्टिकल 263 के तहत होता है ये, है ना, और इसका प्रधानमंत्री जो है अध्यक्ष होता है। किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, तो किसी भी ग्राम पंचायत हो या किसी का भी कार्यकाल जो शुरू होता है वो प्रथम बैठक से होता है। तो ठीक, ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के लिए आपका ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 150 क्वेश्चन जो है आपके इस सेट के 7 नंबर सेट के खत्म होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लोग लाइक जरूर किया करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। चलिए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।